हेलो 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 हेलो। नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया, एकदम आनंद में है। फोकस थोड़ा करो सर, अभी कर देंगे। फोकस की क्या समस्या है? अभी लो, अपना हाथ में ही है, रिमोट चलाना वही है। आ लो। और बताओ थे। हाँ सर, अब तो मैं क्लास में आ गया। मैं तो ये बोल रहा था, कल कितनी। हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो आप सब? हाँ सब बढ़िया, शानदार, एकदम आनंद में हो तुम लोग। चलो तो फिर बात करते हैं, आगे ध्यान देते हैं, और जो है वो दोस्तों जो है वो अब कवर करते हैं, अपन आगे ही बात करते हैं। क्लास ली जाए गुरुजी, खुद से तो कुछ याद ही को नहीं रहा है, तो याद में करूँ। तुम में से कौन कौन था जो 78 तक याद करके आया था कि सर मेरे को 78 तक पूरा याद है? कौन कौन था वो महानुभाव, कौन कौन है जिनको जो 78 तक कंप्लीट याद है? फिर बात, अरे ब्लर ब्लर क्या लगा रखा है? एकदम क्लियर, एकदम एचडी में, एकदम सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। अब आराम से जो है वो 2 घंटे पढ़ेंगे, और फिर सुबह आराम से 2 घंटे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में तुम्हारी जो है वो, मेरी तरफ से कल की छुट्टी रहेगी। फिर मैं आपको जो है वो संडे को मैं थोड़ा सा बाहर जाके आऊँगा, तो इसलिए जो है वो अवकाश रहेगा। ठीक है? एकदम क्लियर याद कर गए हो? फ़ोन नंबर पूछूँ मैं किसी से? थोड़ा बहुत भूल सका हूँ गुरु जी। काल बे कूण कूण आज का सर थे, पूछो जना, मैं याद कर रहा हूँ पक्को। वो कौन कौन है, एक बार आओ समक्ष प्रस्तुत हो, मैं भी देखूं। हाँ सर, कल संडे है, तो कल संडे है तो बूस्टर एकेडमी में संडे का कोई अवकाश नहीं होता है। कल तुम्हारी क्लास हो सकती है ना? साइंस की क्लास हो सकती है, तुम्हारी पब्लिक एड की क्लास हो सकती है। हाँ याद रखें भाई, क्योंकि अब एग्जाम निकट, और पेपर से टेंशन तो नहीं हो रही तुम्हारी कहीं? पेपर से टेंशन तो नहीं हो रही ना? अगर हो रही हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सही जगह हैं, और प्री के अंदर टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो अब आगे बात करते हैं, और दोस्तों हम आर्टिकल 81 पे चलते हैं। 79 किस किस को क्लियर है? 79 नंबर आर्टिकल आपने पढ़ा था संसद। 79 नंबर आर्टिकल आपने क्या पढ़ा? संसद। और 80 नंबर आपने पढ़ा राज्यसभा। और राज्यसभा की तो एक एक डिटेल थे, याद कर ली। राज्यसभा की तो एक एक डिटेल थे, याद कर ली। कर लेना एक एक डिटेल याद, कि राज्यसभा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति पे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। राज्यसभा के अंदर दोस्तों इतने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। अभी जो है वो 245 मेंबर हैं, जिसमें से 12 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान से जो है वो राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं। 233 दोस्तों जो है वो आपके निर्वाचित मेंबर होते हैं। आपके यहाँ 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। पहले से काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, अब इसे जो है 1954 से राज्यसभा कहा जाता है। इसे जो है वो उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, और द्वितीय सदन कहा जाता है। संविधान संशोधन, सामान्य विधेयक, उसके अलावा दोस्तों और जो भी मामले हैं उनमें सामान्य सी स्थिति है, लेकिन कुछ मामलों के अंदर लोकसभा आगे निकल जाता है, जैसे धन विधेयक, अनुदान की मांग, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व है। इन मामलों में जो है विशेष स्थिति है लोकसभा की। राज्यसभा की भी कुछ विशेष स्थिति है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह अनुमति दे सकती है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर जो है वो कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 के तहत जो है वो राज्यसभा जो है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की अनुमति दे सकती है। 67 के तहत जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने का प्रारंभिक जो है वो राज्यसभा से ही होता है। मामला एकदम क्लियर है? हाँ सुमन जी, कोई टेंशन नहीं है। अब अपन 81 पे आए। हाँ, अब थोड़ा आज आर्टिकल 90 तक पढ़ने की कोशिश करें, फिर लास्ट में 3 ही बचेंगे। ओके, तो चलो बात करते हैं, और दोस्तों जो है वो आगे चलते हैं। और संयम रखना, 2 ढाई घंटे पढ़ाने का मन है।
अगर आप लोगों का भी पढ़ने का मन है तो मेरा भी पढ़ाने का मन है, क्योंकि आज मैंने यूट्यूब की क्लास ली को नहीं, मैं एकदम पूरे दिन रेस्ट किया हुआ हूँ। अब आराम से पढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा के बारे में। किसके बारे में बात स्टार्ट करें दोस्तों, आपके यहाँ पे लोकसभा के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल 81 आपको क्या बताता है दोस्तों, लोकसभा के बारे में क्या बताता है, 81 क्या बताता है दोस्तों आप लोगों को, लोकसभा के बारे में बताता है। और आप लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि लोकसभा के क्या होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा का क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है दोस्तों, जो क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पहली चीज क्लियर। जो सबसे ज्यादा, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो जीत जाता है। जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो जीत जाता है, ये भी आप लोगों को क्लियर है। जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो जो है वो जीत जाता है, एकदम क्लियर ही है। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि आपकी लोकसभा के अंदर मैक्सिमम मेंबर जो है वो दोस्तों कितने हो सकते हैं, 500 जो दोस्तों आपके 2 हो सकते थे, 500 आप याद रखें, 552 हो सकते थे। कितने हो सकते थे, 552 हो सकते थे। मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 552 हो सकते थे। उनमें से 550 लोग जो है वो दोस्तों आपके कहां से होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। कहां से होने चाहिए दोस्तों, आपके 500 जो है 50 लोग जो है वो निर्वाचित होने चाहिए। और 2 लोग अंग्रेज प्रावधान कर गए कि 2 जो है वो मनोनीत होंगे और मनोनीत आंग्ल भारतीय होंगे। 2 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे, और मनोनीत क्या होंगे दोस्तों आपके आंग्ल भारतीय होंगे। मनोनीत क्या होंगे दोस्तों आपके यहाँ, आंग्ल भारतीय जो है वो मनोनीत होंगे। आंग्ल भारतीय जो है वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। और कौन करेगा मनोनीत, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा दोस्तों मनोनीत, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब तुम बताओ ये कोई बात सही है क्या, आज आंग्ल भारतीय क्या मतलब है, लोकसभा में आना है तो चुनाव लड़ो भाई, जीत के आओ, बढ़िया मेहनत करो, उसके बाद में आओ। ये आंग्ल भारतीय वाला मोदी जी को ठीक नहीं लगा। मोदी जी को वो आंग्ल भारतीय मतलब ऐसे लोग जो अंग्रेज यहाँ आए थे, एंग्लो इंडियन मतलब जो अंग्रेज आए और फिर बाद में वो इंडिया में रह गए, तो वो अंग्रेजों के जो लोग होते उन्हें क्या एंग्लो इंडियन बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। अब तुम मुझे खुद बताओ कि दोस्तों आपका जो लोकसभा जो है, जो आपका दोस्तों जो है वो लोकसभा जो है, क्या इसके अंदर ये एंग्लो इंडियन का कोई सेंस है क्या, लगता है क्या तुम लोगों को एंग्लो इंडियन का कोई सेंस, बताओ लगता है क्या, नहीं लगता। हाँ तो नहीं लगता तो मोदी जी को देखो भाई जी, एक देव आगे और एक देव ले रहे। अगर लोकसभा मानो है तो चुनाव तो है लड़ रहना पड़सी। अट मैं इतना मुश्किल जो है फॉर्म भरा बनारस में जार चुनाव लड़ा, 1.5 लाख जीत रहे। मगर राहुल गांधी 2 जगह जो है वो जार मेहनत करे, वायनाड में अलग, रटीन रायबरेली में अलग है, मारे स्मृति ईरानी जार बट और कत्ती मेहनत करे थे को मन मनोनीत कर दो। आ कोई बात हुई, एंग्लो इंडियन का ही हुआ, तो ये कोई प्रोविजन उस समय कर दिया होगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये प्रोविजन अब खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन जैसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें लड़ना है तो चुनाव लड़के आ जाओ, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, चाहे दोस्तों जो है वो फ्रांसीसी इंडियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो बोले। बताओ ये बताओ सही काम किया है नहीं किया। मैं तो मेरा तो मानना है कि एकदम जो है वो सही काम किया है। मेरा तो मानना है दोस्तों जो है वो ये एकदम आप लोगों के यहाँ पे जो है वो सही काम किया गया है। आपको भी यही लगता है एकदम सही काम किया। चलो तो फिर बाद में बात करते हैं। अब दोस्तों जो 550 आपके जो निर्वाचित हैं वो दोस्तों याद रखें, आपके अब 550 जो निर्वाचित हैं दोस्तों याद रखें, 550 जो निर्वाचित हैं, इन निर्वाचित सदस्यों के लिए एक व्यवस्था की गई कि दोस्तों जो है 530 तो जो है वो राज्य से हो सकते हैं, 530 जो है वो क्या हो सकते हैं, राज्य से हो सकते हैं। और 20 जो है वो दोस्तों आपके कहाँ से होंगे, यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं। 20 जो है वो कहाँ से होंगे, यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं। हाँ रेखा का तो मानना है कि सर मेरे हिसाब से तो एंग्लो इंडियन आना ही नहीं चाहिए। नहीं इतना भी आपको कट्टर नहीं होना, अपन ने बात कर ली बस ठीक। अब आए तो आए, अपन कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, आए तो आए भी 530 राज्यों से होने चाहिए। और दोस्तों उसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 20 यूनियन टेरिटरी से होने चाहिए। ये आपके यहाँ पे जो है 550 की परंपरा, 550 निर्वाचित है। अब इसको भी जब आप समझेंगे, ये आप इन्होंने जो है वो क्या बताया, निर्वाचित की संख्या बताई। अब इसको इतने दिन जो बांट रखा था वो क्या बांट रखा था दोस्तों, कि हाल फिलहाल में 543 लोग हैं
और 543 लोगों में से अगर अपन लोग देखें तो दोस्तों आपके यहां पर जो है वो 530 तो स्टेट से होते थे, 530 तो स्टेट से होते थे, और दोस्तों जो है वो 13 जो है वो यूनियन टेरिटरी से होते थे, 13 यूनियन टेरिटरी से होते थे, 13 यूनियन टेरिटरी से होते थे। ये व्यवस्था थी। ये तो मैक्सिमम है। निर्वाचित मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके यहाँ पे? मैक्सिमम निर्वाचित हो सकते हैं 550, और 550 में से 530 राज्यों से होने चाहिए और 20 यूनियन टेरिटरी से होने चाहिए। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ एक राज्य था तब तक हमारे यहाँ 13 तो यूनियन टेरिटरी से थे और 530 दोस्तों स्टेट से थे, 530 जो है वो स्टेट से थे। अभी मैं तुम लोगों को याद करवाता हूँ एक चीज, तुम लोगों को खुद को समझ में आएगा कि सर ये कैसे। मैं जैसे तुम लोगों को याद बताता हूँ कि हमारे यहाँ जब तक दोस्तों जो है वो आपने पुनर्गठन में पढ़ा था ना, जम्मू कश्मीर जब तक राज्य था तब तक क्या व्यवस्था थी? 543 आपके हाल फिलहाल में निर्वाचित हैं, और 543 जब हाल फिलहाल में निर्वाचित है तो 530 तो जो है वो दोस्तों स्टेट से आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? स्टेट से आ रहे थे, और 13 यूटी से आ रहे थे, 13 यूटी से आ रहे थे। अब 13 वाले तुम लोग एक एक गिन लो भाई। एक आदमी दोस्तों कहां से आ रहा था आपके? हाँ, एक चीज याद रखो, एक आदमी 13 के अंदर देखें तो एक लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप से एक आदमी आता है। याद रखें, कई बार पूछ लेते हैं लोकसभा में, तो लक्षद्वीप से जो है वो दोस्तों आपके यहाँ एक आता है। उसके बाद में अगर आप आगे चले तो पुदुचेरी से कितने हैं दोस्तों? पुदुचेरी से भी जो है वो दोस्तों आपके एक आदमी आता है, पुदुचेरी से भी दोस्तों आपके यहाँ एक आदमी आता है। उसके बाद में आगे चले अपने तो आपके चंडीगढ़ जो है, याद रखें दोस्तों, चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ से भी एक जना आता है, चंडीगढ़ से भी जो है वो दोस्तों कितने जने आते हैं? एक जने आते हैं। उसके बाद में अंडमान निकोबार है, याद रखें अंडमान है, निकोबार जो है वहां से भी कितने लोग आते हैं? एक आता है। अंडमान निकोबार से भी क्या आता है दोस्तों आपके यहाँ? एक आता है। फिर उसके बाद में आप आगे जाएंगे तो दादर नागर जो है दोस्तों, याद रखें दादर नागर जो है, और दोस्तों दादर नागर से भी एक आता है, और दमन दीव, दोनों एक ही हैं अब तो। दमन दीव से भी जो है वो दोस्तों आपकी एक सीट है, दमन दीव से भी जो है वो आपकी एक सीट है। तो 3 और 3 6 तो ये हो गया तारकन, 3 और 3 6 तो ये हो गया। अपन याद रखिए, अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बीके सागे पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया। बीके बाद में थे आगे चलो अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तो दिल्ली 7 जना। हाँ, दिल्ली दोस्तों जो है वो कितना जना आपका? दिल्ली से दोस्तों आप लोगों के जो है वो कितने बैठ रहे थे? दिल्ली से जो है वो आपके यहाँ 7 लोग थे। दिल्ली से दोस्तों आपके यहाँ कितने बैठ रहे हैं? 7 लोग दिल्ली से थे, एक लक्षद्वीप से, एक पुदुचेरी से, एक चंडीगढ़ से, एक अंडमान निकोबार से, एक दादर नागर से, एक दोस्तों जो है वो दादर नागर से। हाँ, ये आपके यहाँ पे जनरली एक दादर नागर से, एक अंडमान निकोबार, एक चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये आपका आ गया। अभी अपन लद्दाख और सारी चीजें भी गिन लेंगे। ये इतनी व्यवस्था तो आपके यहाँ थी, इतनी व्यवस्था तो आपके यहाँ पे थी, इतना क्लियर है। अब ये चेंज हो गया, अब आपको ये याद नहीं होना चाहिए, अब आपको जो है वो ये याद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जे.एंड.के एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया, बन गया या नहीं बन गया? लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया, और जो है वो जे.एंड.के भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया। जायज बात है। तो अब आप लोग खुद बताओ कि आपके यहाँ पर जो है वो दिल्ली से 7 है, लक्षद्वीप से 1 है, पुदुचेरी से 1 है, चंडीगढ़ से 1 है, अंडमान से 1 है, दादर नगर से 1 है, दमन दीव से 1 है और लद्दाख से 1 है। दोस्तों आपके जो है वो लद्दाख से जो है वो कितने हैं? लद्दाख से जो है वो दोस्तों आपके 1 मेंबर हो गया। अब उसके अलावा जे.एंड.के के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर से कितने हो गए? 5। जे.एंड.के से कितने हो गए? 5। अब गिनो कितने हैं ये, अब गिनो कितने हुए टोटल? हाँ, दादर नगर और दमन दीव एक ही है, लेकिन दादर नगर की अपनी एक सीट है, दमन दीव की अपनी एक सीट है। अंडमान निकोबार दोनों को मिलाकर एक सीट है, चंडीगढ़ की एक सीट है, पुदुचेरी की एक सीट है, लक्षद्वीप की एक सीट है और लद्दाख की एक सीट है। कितने हुए ये? सही गिन लेना भाई। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 5, 19। तो क्या याद रहेगा दोस्तों आप लोगों के? 19 तो आज के दिन अपने यहाँ कहां से? यूनियन टेरिटरी से कितने हैं दोस्तों आपके यहाँ? 19 है। यूनियन टेरिटरी से अब कितने हैं दोस्तों आपके यहाँ? 19 आपके यूनियन टेरिटरी से, याद रखो। यूनियन टेरिटरी से कितने हैं दोस्तों आपके यहाँ? 19 है।
19 याद रह जाएगा। और अब बताओ बचे हुए जो है वो आपके राज्यों से कितने हैं, राज्यों से कितने हैं वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, राज्यों से कितने वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या गुरु जी अब अगर आप 543 मुँह घटावा तो राज्य ले रहा बच्चा है 524, 524 राष्ट्रीय से कितने बचते हैं 524। आज के दिन स्थिति है, मैं एकदम लेटेस्ट अपडेट तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, एकदम लेटेस्ट अपडेट, एक एक मैं तुम लोगों के सामने लिख के दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन खत्म ही हो जाए। अभी आज के दिन आपकी लोकसभा में कितने लोग हैं 543 है, उनमें से 19 यूनियन टेरिटरी से तुम्हारे सामने है, 19 जो है वो यूनियन टेरिटरी से हो कितने सकते हैं, होने के लिए तो ये कितने हो सकते हैं 550 निर्वाचित हो सकते हैं, 530 जो है वो राज्यों से मैक्सिमम है, और दोस्तों 20 यूनियन टेरिटरी हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं 543 है, जिनमें से राज्य से 524, यूटी से 19, यूटी से 19। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आती है, तो बताओ कौन से आती है। हाँ तो कौन से जाती है, दिल्ली से 7 आती है, और आपके जे&के से 5 आती है। दमन दीव एवं दादर नागर दोनों एक ही है, तो इन दोनों को मिलाकर इनसे 2 आती है, इनसे 2 आती है। ठीक है, अब एक प्रश्न और आ सकता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न और आ सकता है, ये एकदम क्लियर हो गया सबको। हाँ ये एकदम कंफ्यूजिंग वाला होता है जो मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम लोकसभा सीटें कहां से हैं भाई, मैक्सिमम लोकसभा सीट वाले राज्य कौन से हैं। तो भाई तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा मैक्सिमम सीट जो है वो यूपी में है। कहां पे दोस्तों, यूपी में 80 सीट है। मैक्सिमम सीट वाले दोस्तों कौन से है, यूपी में 80 सीट है। अब उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो महाराष्ट्र में जो है ना वो 48 सीट हैं, आप लोगों को खुद को पता होगा। और वेस्ट बंगाल में जो है वो दोस्तों 42 सीट है। और बिहार में जो है ना दोस्तों आपकी 40 सीट है। 4 सबसे बड़े सीट वाले जो राज्य हैं वो ये हैं। तमिलनाडु में 39 है, 40 प्लस वाले 4 याद करने पड़ेंगे। भाई यूपी के अंदर इस बार जो है वो विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा था, महाराष्ट्र में विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा था, वेस्ट बंगाल में भी विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा था। उसी की वजह से जो है गवर्नमेंट के थोड़े से जो है वो मतलब मेजोरिटी के पास कोई भी जो है वो नहीं पहुंच पाया। तो यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार याद होना चाहिए, एक एक चीज जब पढ़ रहे हैं बेसिक से। अब अगला और क्या प्रश्न पूछ सकता है, पूछ सकता है भाई राजस्थान से कितना है। गुरुजी राजस्थान वाला तो पता है, राजस्थान से कितना है, राजस्थान से 25 है, राजस्थान से 25 है। अगला पूछ ले कि यूटी में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो आप बता सकते हो सबसे ज्यादा दिल्ली में है, कितनी सीट 7। फिर जे&के की है कितनी सीट 5। फिर दादर नागर एंड दमन दीव की है 2 सीट। ये तो क्लियर, ये तो क्लियर। अब दोस्तों बात आती है मिनिमम सीट वाले राज्य। तो मिनिमम सीट में क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे एक ही लोकसभा क्षेत्र है, एक लोकसभा क्षेत्र वाले, एक लोकसभा क्षेत्र वाले राज्य। ये अच्छा प्रश्न है, लगता है तुम लोगों को अच्छा प्रश्न है, तो लिखो भाई मेरे साथ साथ एक लोकसभा सीट वाले राज्य अगर आप लिखना चाहते हो तो। एक तो दोस्तों आपका नागालैंड, नागालैंड के अंदर एक ही लोकसभा सीट है, नागालैंड में एक लोकसभा सीट है। दूसरा दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे मिजोरम, दूसरा दोस्तों जो है वो क्या है मिजोरम, मिजोरम में दोस्तों एक ही सीट है। और तीसरा है सिक्किम, सिक्किम में दोस्तों एक ही सीट है, सिक्किम में एक ही सीट है। बताओ ये प्रश्न पूछा था, हम ध्यान नहीं देते हैं ना तब समस्या हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं तब समस्या हो जाती है। गोवा में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, अरुणाचल में 2 है, मणिपुर में 2 है, मेघालय में 2 है। 2 वाले भी लिखा दूंगा, पहले ये एक वाले याद हो जाएंगे तुम लोगों को। ये 3 ऐसे हैं जो नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम में एक एक है। उसके अलावा तुम्हें पता होगा चंडीगढ़ के अंदर भी एक है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। हाँ पुदुचेरी के अंदर भी एक है, ये भी आप लोगों को पता होगा। लद्दाख के अंदर भी जो है वो एक है, लद्दाख के अंदर भी एक है, पुदुचेरी में एक है, चंडीगढ़ में एक है, लद्दाख के अंदर भी एक है। दादर नागर दमन दीव की 2 है, दादर नागर दमन दीव की 2 हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो लक्षद्वीप की भी एक है। हाँ और उसके साथ साथ अंडमान निकोबार की भी एक है, अंडमान निकोबार की भी एक है, अंडमान निकोबार की भी एक है। आया मजा? हाँ ना ना सभी में नहीं है, रतन गलत कर दोगे,
तभी जो है वो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। जनरली अपन पढ़ते नहीं है इस लेवल पे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को फैक्चुअल पोर्शन में जाना पड़ेगा भाई। नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम में एक एक सीट है। यूनियन टेरिटरी में 5 यूटी ऐसे हैं जहां पे एक एक सीट है। दोस्तों चंडीगढ़ की एक है, लद्दाख की एक है, अंडमान की एक है, पुदुचेरी की एक है, लक्षद्वीप की एक है। और नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम जो है वो दोस्तों एक एक वाले हैं। याद रह जाएगा? ओके, क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था आरएस के अंदर। फिर आपसे अगला पूछे कि 2 सीट वाले कौन से हैं? तो देखो अरुणाचल जो है वो दोस्तों आपके कहां पे, अरुणाचल जो है उसके अंदर 2 सीट है। उसके बाद में अगर आप लोग आगे चलेंगे तो त्रिपुरा जो है उसके अंदर 2 सीट है। गोवा जो है उसके अंदर 2 सीट है। गोवा जो है वो दोस्तों क्या है, 2 सीट है। उसके अलावा दोस्तों मणिपुर जो है उसके अंदर 2 सीट है। मणिपुर के अंदर जो है 2 सीट है। मेघालय जो है उसके अंदर 2 सीट है। मतलब आप केवल असम को छोड़ दो, आप केवल जो है वो दोस्तों असम को छोड़ दो, असम में तो 14 सीट है। और आप पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लो, या तो 2 सीट है या 1 सीट है, या तो 2 सीट है या 1 सीट है। याद रख लो, गोवा में 2 है, गोवा को 1 वाली भेजो मत लेना। अब मेरे हिसाब से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अरुणाचल में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, गोवा में 2 है, मणिपुर में 2 है, मेघालय में 2 है। हाँ, अब लोकसभा कोई प्रश्न संरचना से संबंधित किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, उससे आगे मैं सब कुछ याद करवा दूंगा। स्ट्रक्चर से संबंधित कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर स्ट्रक्चर से संबंधित तो कोई डाउट नहीं है। मैक्सिमम 552 जो है 550 जो है वो आपके यहाँ निर्वाचित, 2 एंग्लो इंडियन ने प्रावधान खत्म कर दिया। 550 में से 530 और 20 की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में 524 और 19 के तहत 543 टोटल है। 543 टोटल है। यूटी हमने पढ़ लिया, मैक्सिमम 4 स्टेट, मिनिमम 2 वाले 1 वाले। एकदम क्लियर? बस तो कोई समस्या नहीं है। फिर अब आगे पढ़ लेंगे हम लोग। हाँ, क्या नहीं बताया नरेश मैंने? बूस्टर बुक का बता तो दिया, कल ही बताया था 28 तारीख को आ जाएगा, 24 है, कल ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाएगी। बार बार नहीं आती है करंट अफेयर की बुक, तो अभी एक बार सभी को करंट अफेयर की बुक चाहिए, तो मैं उसको और अच्छा बना रहा हूँ, तो टाइम लगता है। लास्ट 1 महीने में आप पढ़ लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आरएस वाले के लिए भी वो काम आ जाए। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है नरेश, पढ़ लेंगे जल्दी। अभी इस पे ध्यान दे लेते हैं। सर इको सर्वे की बुक पाली में नहीं मिल रही है। मेरे हिसाब से इको सर्वे तो गांव गांव पहुंच गया होगा। अगर आप जाके मतलब किसी को बुक डिपो वाले को बोलोगे ना इको सर्वे दो, तो वो मतलब मैं 90% आश्वस्त हूँ कि वो आपको बूस्टर का ही देगा। अब इससे ज़्यादा तुम लोगों का प्रेम और क्या हो सकता है भाई? इससे ज़्यादा प्रेम और क्या हो सकता है कि अगर आप जाके किसी बुक डिपो पे बोलो कि इको सर्वे की किताब दो, और बुक डिपो वाला बिना नाम लिए ही आपको इको सर्वे की बूस्टर की किताब दे रहे हैं। यही है कंडीशन। इको सर्वे हर जगह पहुंच गए हैं, और फिर भी अगर कहीं नहीं पहुंचा है तो आपने आदमी को जोधपुर जवाब भी मंगवा लो, कोई जो है वो आपने जो है वो खट्टा जवाब भी मंगवा लो, ताकि जो है वो मिल जाएगी। अपन शहर से दवाई भी मंगाते हैं तो इको सर्वे मंगवा सकते हैं। धौलपुर में पहुंच गई, सूरतगढ़ में तो बिकी गई पूरी। और इस बार इको सर्वे बहुत अच्छा है, हमें खुद को फील आता है कि हमने बहुत मेहनत की है, और बच्चों का भी यही फीडबैक है कि बहुत शानदार है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। इको सर्वे में इस बार इतनी मेहनत की हुई है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये प्रश्न आ सकता है क्या, आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा, पहले से ही मैंने ढूंढ ढूंढ के दे दिया कि भी वन धन विकास के अंदर अगला पूछ सकता है, हाँ उजाला मिल्क डेयरी अगला पूछ सकता है, कैंटीन पूछ सकता है। मतलब पहले से ही मैंने उनको हेडिंग बना दिया, जो कि हेडिंग नहीं है सर्वे में। तो हमने पूरी मेहनत की है अपनी तरफ से। चले आगे। और आते आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। बूंदी में मिल जाए, क्यों नहीं मिल जाए, बूंदी नहीं मिले तो कोटा से मंगवा लो। अब आगे चलें। तो ये अपन लोगों ने जो है पूरी बातें पढ़ी 81 के तहत, और 81 में हम लोगों ने जो है वो लोकसभा की संरचना पढ़ी। अब हम बात करते हैं लोकसभा को। दोस्तों आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को दोस्तों जो है वो
अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल दोस्तों जो है वो 5 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि जो है वो सारे पॉपुलर आदमी इसी में ही होते हैं। हाँ भाई, उसके साथ साथ लोकसभा को जो है वो प्रथम सदन कहा जाता है क्योंकि जो है ये कुछ मामलों में प्राइमरी है, चाहे धन विधेयक हो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे दोस्तों जो है कोई बात हो। एकदम क्लियर। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं लोकसभा के बारे में। अगर आप लोग बात करेंगे तो लोकसभा एक अस्थाई सदन है जो कि 5 वर्ष का कार्यकाल रखता है। पीएम के सलाह पर, पीएम के परामर्श पे, पीएम के परामर्श पर राष्ट्रपति से भंग कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसे भंग कर सकता है, मतलब विघटित कर सकता है और नया लोकसभा के चुनाव करवा सकता है। याद रह जाए तुम लोगों, 5 वर्ष। क्या याद रह जाएगा, 5 वर्ष। ये आप लोगों को जो है वो याद करना पड़ेगा। 5 वर्ष जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो अस्थायी सदन है तो इसे जो है वो, अब बताओ राज्यसभा को विघटित थोड़ी कर सकता है। हाँ, निम्न सदन बोला ना मैंने, तो जो है वो राज्यसभा को अपन, वो स्थायी सदन है, उसे विघटित नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। आपको नहीं लगता कि मतलब चुनाव से जस्ट पहले भंग हो गया, फिर ही तो नई लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर ही तो नई लोकसभा के चुनाव होते हैं। फिर अगली बात आती है कि आपका जब 42वां संविधान संशोधन आया था, कौन सा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जब आया था तो 42वें संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था उसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और लोकसभा का कार्यकाल जो है वो दोस्तों कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। इंदिरा जी को कहीं 5-5 साल में चुनाव करो, बराबर करो ना लोकसभा राज्यसभा को। हाँ, लोकसभा राज्यसभा को बराबर करो ना, क्या क्या लगा रखा है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। क्या कर दिया था, 6 वर्ष। इंदिरा जी को क्या चुनाव करवा रहे हो। तो इंदिरा गांधी जी के बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज भी जो है वो संवैधानिक तंत्र के कहीं ना कहीं खिलाफ है। हम लोग जब देखेंगे, जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो इंदिरा जी का नेतृत्व भारत के लिए अच्छा भी रहा है, लेकिन कुछ उनके निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लोकतंत्र के लिए अपने आप में खतरा भी थे। ठीक है, तो तभी बाद में 42वें संविधान संशोधन के अंदर जो है वो जितनी गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन जनता दल की सरकार लाई और उन्होंने कहा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षीय होगा। पुनः कितना कर दिया, 5 वर्षीय होगा। पुनः कितना कर दिया, पुनः 5 वर्ष कर दिया। पुनः जो है वो 5 वर्ष कर दिया। पुनः जो है वो दोस्तों जो है 5 वर्ष कर दिया। एकदम क्लियर। फिर दूसरी बात, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन है, तो राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, मान लो इमरजेंसी लग रही है, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय चुनाव तो नहीं होंगे। ये तो क्लियर बात है भाई। तुम बताओ, अपने यहाँ कोई युद्ध छिड़ रखा है, नेशनल इमरजेंसी, तो उस समय इलेक्शन कहाँ से होंगे, बेसिक चीज है ना। तो दोस्तों जो है वो याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल जो है वो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एक बार में क्या बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ये सही प्रोविजन है, बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मान लो अगर इमरजेंसी लग रखी है, युद्ध की स्थिति है, उस कंडीशन में लोकसभा जो है वो कंप्लीट हो गई, तो अब युद्ध करें या चुनाव करवाएं, तो नेशनल इमरजेंसी अगर आपके यहाँ लग रखी है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपके यहाँ लग रखा है, तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों जो है वो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। तो गुरुजी 2 बार में, तो भाई जब एक बार पूरा हो जाए 1 वर्ष, तो अगर उस समय आपकी इमरजेंसी अब भी लगी हुई है, अब भी युद्ध चल रहा है, देश सामान्य स्थिति में नहीं है, तो 1 बार और बढ़ा लो। और 2 साल हो गए गुरुजी, फिर भी अब भाई वो बड़ा युद्ध चल जाए, कोई अलग कंडीशन है, भगवान करे ऐसा क्यों होए ही नहीं अपने यहाँ, लेकिन फिर भी अगर वापस वही स्थिति रहे तो वापस बढ़ा लो। एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हो। लेकिन कोई कहते गुरुजी अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर समाप्त हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल है अगर समाप्त हो जाए, तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाओ, 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाओ, 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाओ, 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाओ। मैं हर दिन सोच के आता हूँ कि स्पीड से पढ़ाऊँ, और पॉलिटी एक
ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को मतलब खुद को ही मज़ा आने लग जाता है, तो इसलिए फिर बाद में मैं स्पीड से पढ़ाता ही नहीं हूँ। करूँ क्या, मतलब तुम्हें भी बोरिंग नहीं लग रहा, तुम्हें भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को भी ठीक लग रहा है, तो इस कंडीशन में ऐसा लगता है पढ़ लेंगे यार, डेली 1 घंटा ही तो जा रहा है, फिर क्या करोगे तुम, पॉलिटी खत्म हो जाएगी ना। तो मेरा भी मन करता है पढ़ लेते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब अगर अपन जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो फिर कोई मज़ा नहीं रहेगा, तो इसलिए मेरे से स्पीड नहीं बन रही। नहीं, मैं जब बूस्टर बैच में पढ़ाता हूँ तो अभी तुम लोगों को खींचना हो तो एक दिन में खींच दूँ मैं। ये मेरे को भी अच्छा लग रहा है पॉलिटी के अंदर कि हाँ यार धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 123 तक ही तो है सब कुछ, धीरे धीरे पढ़ लो। इको मैं तुम्हारा मंगलवार से स्टार्ट कर दूंगा, इंडियन इको जो है वो। हाँ सही है, स्पीड समझ में आना जरूरी है, जल्दीबाजी में किया हुआ काम सही नहीं होता है। मूवी सी लगती है, मैं तो चलने दो। नहीं नहीं, यूट्यूब पे ही होगा डाका जी, बताओ। ओके, तुम्हारे रोग का टॉपिक पूरा हो गया क्या आरएस वालों के लिए? अभी बता रहे हैं तो लोकसभा की सीटें सब कुछ बता दें, टेंशन मत लो तुम लोग। रोग खत्म होने को नहीं हो रहे हैं, तो आज मतलब सर से जब बात कर रहे थे तो सर को मैंने बोला मैं सर की हो जाए बोले, ये रोग खत्म करवाओ होते हैं, जो है वो कुछ ही हो जाए बोले, ये हमारा तो विनम्र निवेदन है, रोग खत्म कराते हो। ठीक है, तो जो है वो, हाँ, आरएस वालों को मॉडर्न स्ट्रीम में पढ़ाऊंगा। आज खत्म हो गया, इम्यूनिटी बच गई तो सर को मैंने बुलाया है कि नहीं नहीं नहीं, कल आओ आप प्रतिरक्षा करवाओ संडे को। सर की जो है वो छुट्टी हमने निवेदन किया है सर से कि सर ऐसा नहीं चलेगा। हमें डेली पूछता हूँ आजकल उनसे, सर रोग कब खत्म होंगे, रोग कब खत्म होंगे, कोई नई महामारी आ जाएगी आप रोग खत्म नहीं करवा रहे। तो आज मैंने एग्जैक्ट उनसे पूछ लिया, वो क्या बाकी रहा है, वो प्रतिरक्षा, वो प्रतिरक्षा कल आके करवाओ, तो कल तुम्हारी इम्यूनिटी की एक क्लास हो सकती है भाई। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो है वो आपके यहाँ और आगे ध्यान देते हैं और देखते हैं। अब जो एक चीज़ है कि लोकसभा की विशेष स्थिति क्या है, तो लोकसभा की विशेष स्थिति मैंने कल ही तुम लोगों को बता दी। लोकसभा की विशेष स्थिति जो है वो मैंने कल ही तुम लोगों को बता दी कि लोकसभा कुछ मामलों में विशेष स्थिति में है। एक तो धन विधेयक जो है ना वो लोकसभा में लाया जाता है, एक अनुदान की मांग जो है ना वो लोकसभा में लाई जाती है, एक अविश्वास प्रस्ताव जो है ना वो लोकसभा में लाया जाता है, एक विश्वास प्रस्ताव जो है ना वो लोकसभा में लाया जाता है। हाँ, एक जो है वो दोस्तों आपके जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है ना वो लोकसभा में ही है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो किसके प्रति है, उसका लोकसभा में ही है। और एक चीज तुम लोगों को याद रखना है लोकसभा के बारे में, संयुक्त अधिवेशन में प्रभुत्व जो है वो लोकसभा का ही है। संयुक्त अधिवेशन में प्रभुत्व जो है, संयुक्त अधिवेशन में प्रभुत्व है, संयुक्त अधिवेशन में जो प्रभुत्व है वो किसका है दोस्तों, लोकसभा का ही है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी जो है वो दोस्तों पूरी रूपरेखा तैयार करता है, याद रखना आप लोगों को। उसके साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार, हम इमरजेंसी में देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार, आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार, करने का अधिकार किसे, करने का अधिकार भी जो है वो दोस्तों आपके लोकसभा को ही, आपातकाल को अलग से पढ़ेंगे, अधिकार लोकसभा को ही है। लोकसभा के 1/10 लोग प्रस्ताव लेकर आए, फिर अगर वो पारित हो जाए तो फिर बाद में राष्ट्रीय आपातकाल हटाना ही पड़ेगा। हाँ, ये आपकी बात है, एकदम क्लियर। श्योर, लोकसभा की विशेष स्थिति कल ही बात कर ली थी अपन ने, एकदम क्लियर, पक्की बात। चलो तो फिर बाद में आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं, आगे बात करते हैं। और दोस्तों जो है वो, हाँ, नेशनल इमरजेंसी को अपन जो है वो
अलग से पढ़ेंगे तो उस समय तुम्हारा एकदम जी कर जाएगा क्या है नेशनल इमरजेंसी, क्या मामला, अंडर कंट्रोल में। अब हम चलते हैं आर्टिकल 82 के तहत। 79 क्लियर, संसद 79 के बाद में 80 क्लियर, बस बहुत बढ़िया। उसके बाद में दोस्तों जो है वो 81 क्लियर, ठीक है आप लोगों का। अब बात करते हैं दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर किस अनुदान ही तो है, बजट है, अनुदान को अलग होता है यहाँ, बजट नाम की कोई चीज नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ओके, अब दोस्तों आगे बात करते हैं और आगे आप लोगों को ध्यान देना होगा। और क्या ध्यान देना होगा भाई साहब, आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि हम जो है वो चल रहे हैं 82 के अंदर, और 82 में बात की गई है परिसीमन की। किसकी बात है दोस्तों, आपके परिसीमन आयोग की बात है, डिलिमिशन जो आपका कमीशन है, परिसीमन आयोग की बात है। किसकी बात है दोस्तों, आपके परिसीमन आयोग की बात है। किसकी बात है भाई साहब, परिसीमन आयोग की बात है। तो उससे पहले हम लोग सामूहिक उत्तरदायित्व है, मोहित कल ही तो बताया था, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है। अगर मंत्रिपरिषद किसी कार्य में विफल होती है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को जो है वो क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ सर, अभ्युदय बैच की न्यू स्ट्रेटेजी बताएं, बता देंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मंत्री चाहे कहीं से ही चुना हुआ हो, वो अगर मंत्री परिषद का सदस्य है तो वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति के लिए और पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी। मतलब आप राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, आप राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। हाँ अरविंद, 4 टॉपिक जो है वो आरएस वालों के थोड़े से जो है वो डिले चल रहे हैं। एक प्रस्तावना, और एक दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य, एक जो है वो 2 टॉपिक की आपकी जो कोई पीडीएफ, तो वो एक बार 123 तक पहुंचते हैं, उस बाद में जो बची हुई चीज़ें कर लेंगे। तो बस इतना याद कर ले, आर्टिकल जो 82 तक अब तक पढ़ा है ना वो याद कर लो। और तुम बहुत दिन हो गए तुम लोगों को मैंने संविधान का निर्माण और सभा वो नहीं रिवीजन नहीं करवाया, भूल मत जाना तुम लोग। इतनी बढ़िया से पॉलिटी करवाइए, नाम खराब मत कर देना तुम लोग, एकदम धीरे 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 रज रज के पॉलिटी करवाइए। तो कृपया करके जो याद करने की पूरी कोशिश करना। अब परिसीमन आयोग को समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, परिसीमन आयोग को समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, परिसीमन का सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी ऑफ परिसीमन क्या है, परिसीमन का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों परिसीमन का सिद्धांत ये कहता है कि हम जो है वो पूरे भारत को कुछ लोकसभा क्षेत्रों में बांटते हैं, पूरे भारत को हम क्या करते हैं, कुछ लोकसभा क्षेत्र में बांटते हैं। क्या बांटते हैं, लोकसभा क्षेत्र में बांटते हैं। याद रख लेना, पूरे भारत को हम जो है वो लोकसभा क्षेत्र में बांटते हैं। और किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। दोस्तों याद रखें, जनसंख्या के आधार पर हम लोग जो है वो पूरे भारत को जो है वो लोकसभा क्षेत्र में बांटते हैं। और प्रयास ये किया जाता है कि सभी को जो है वो दोस्तों सभी को जो है वो एक सही तरीके से बराबर प्रतिनिधित्व हो सके। क्या हो सके दोस्तों, जो है वो बराबर प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए हम लोकसभा क्षेत्र में बांटते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर कितने लोकसभा क्षेत्र है आपके यहाँ, 25 लोकसभा क्षेत्र है। तो वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि सब में जनसंख्या लगभग बराबर हो, मतलब हर सांसद है मोटा मोटी समान सी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, यही प्रयास किया गया। इसी प्रयास के तहत अगर हम लोग देखते हैं तो आपके हनुमानगढ़ का जो है वो दोस्तों क्षेत्र हमारे चूरू लोकसभा में आता है। क्षेत्र जो है वो अलग अलग है ना, राज संबंध लोकसभा के अंदर आपके नागौर का मेड़ता, नागौर के क्षेत्र डेगाना और ये जाते हैं, नागौर का डेगाना क्षेत्र उधर है। हाँ, तो इस तरीके से बांटा जाता है कि लोकसभा क्षेत्र जो है वो जनसंख्या के आधार पे हम जो है, ताकि एक सांसद और दूसरा सांसद है वो समान जनता का प्रतिनिधित्व करे, समान पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करे, इसलिए हम एक जो है वो लोकसभा क्षेत्र रखते हैं। और ये आप लोगों को पता है, ये जो है वो प्रत्येक राज्य के भीतर जो है वो लोकसभा क्षेत्र बनाए जाते हैं, वो जनरली जो है वो समान जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो आपके यहाँ करते हैं। तभी अपन लोगों ने जयपुर का एक बना दिया और जयपुर ग्रामीण अलग बना दिया, नहीं जयपुर का एक ही रख लेते अपन। क्यों रखा कि ऐसा नहीं कि एक जो है वो सांसद तो आपका जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है 10 लाख की पॉपुलेशन का, और एक सांसद जो है वो दोस्तों आपका जो है 1 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं। इसलिए हमने जो है वो जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2 बनाए, जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2 बनाए। तो आपके जो है वो, और हनुमानगढ़ गंगानगर का एक ही बना दिया।
हनुमानगढ़ गंगानगर का एक ही बना दिया, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा का एक ही है। क्यों बनाया? कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो उतनी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व जो है वो करने के लिए एक बहुत है। हाँ, वो आपको जरूरी नहीं है, वो जनरली बांटी जाती है, तो आपको ये कोई याद नहीं रखना कि कितनी जनसंख्या है, क्या मामला। ये प्रयास किया जाता है कि समान प्रतिनिधित्व हो, क्या हो दोस्तों, बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाए। इसके आधार पर हम लोग जो है वो लोकसभा का परिसीमन करते हैं। यह आपको परिसीमन की थ्योरी है, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया कि जनसंख्या के आधार पर जो है वो लोकसभा क्षेत्र के रूप में जो है वो दोस्तों जो है वो सीटें हमारे यहाँ बंटती है। और उसके बाद में हम परिसीमन आयोग के बारे में बात करेंगे, परिसीमन आयोग के बारे में बात करेंगे। सर ऑनलाइन क्लास लग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। हाँ तो बस, तो ऐसे ही लगना चाहिए तुम लोगों को। मेरे को भी नहीं लगता अंतर। मेरे को जब जनता पूछती है कि ऑनलाइन में ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हमने करके दिखाया है प्रूफ, और हमारे स्टूडेंट्स को भी नहीं लगता। जिसने हाँ, अब ये जनसंख्या किस वर्ष किस पर अभी हम चलेंगे उमेश, एक बार रुको, आप थोड़ा सा जो है वो 82 में आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरे और टीचर्स के साथ भी आपको ऐसा ही फील होता होगा। सबको मैंने कह तो रखा भाई, जी जान लगा के पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। और मेरे हिसाब से सब अच्छी तरीके से जो मेहनत करते ही आते हैं। हाँ, तो सभी टीचर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होंगे आने वाले 1 महीने के अंदर, आपको कुछ और अच्छा भी लगेगा। तो आप निश्चिंत रहें, पढ़ते रहें। परिसीमन आयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ। परिसीमन आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक जनगणना के दोस्तों जो है वो प्रत्येक जनगणना के पश्चात, क्या कहा गया है दोस्तों आपके यहाँ, प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, प्रत्येक जनगणना के पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जनगणना पश्चात जो है वो आपके यहाँ प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है वो लोकसभा की सीटों का, लोकसभा की सीटों का निर्धारण करने के लिए, लोकसभा की सीटों का निर्धारण करने के लिए, पुनः निर्धारण करने के लिए जो है, पुनः निर्धारण करने के लिए दोस्तों याद रखें आपके यहाँ क्या बनाया जाता है, निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग बनाया जाता है। बताओ कौन बनाता है, जल्दी बताओ। परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अब यही तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्षन है। परिसीमन आयोग का गठन ना राष्ट्रपति करता है, ना प्रधानमंत्री करता है, निर्वाचन आयोग करता है, ना संसद करती है। ये प्रश्न हम गलत कर देते हैं। प्रश्न पे ध्यान दिलाने के लिए ही मैंने थोड़ी सी कमेंट्री करी और आपसे प्रश्न पूछा, ताकि आप जो है कभी भी प्रश्न को है वो गलत नहीं करें, आप कभी भी जो है वो प्रश्न को जो है वो गलत नहीं करें, इसलिए आपके लिए किया गया। याद रह जाएगा तुम लोगों को, पक्की बात। और कौन करता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों आपके यहाँ पे, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो ये काम है किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो ये काम किया जाता है। और तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो आपके यहाँ पे लोकसभा के अंदर जो है वो ये काम किया जाता है। आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। अब आप लोगों से अगला प्रश्न पूछता हूँ, वो भी अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी अपने आप में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में भी हम लोग जो है वो बात करते हैं। एक सेकेंड रुकिए मैं। हाँ धर्मपाल सर, इस पूरी परिक्रमा को दोबारा बताना। परिसीमन अब चालू ही किया है, अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने परिसीमन आयोग। अब मैं आप लोग लिख लिख के जो है वो बढ़िया तरीके से याद करवाता हूँ। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हाँ, ये 1971 से जनसंख्या निर्धारित की ये सारी बातों पे अपन लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब आप मेरे साथ स्टार्ट करें। आर्टिकल 82 क्या कहता है, आज आर्टिकल 90 तक चलना है अपन लोगों को। तो आर्टिकल 82 क्या कहता है,
प्रत्येक जनगणना के दोस्तों, जनगणना के पश्चात जो है वो आपके यहाँ जनगणना के पश्चात कौन है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कौन दोस्तों आपके यहाँ पे? निर्वाचन आयोग जो है वो परिसीमन आयोग जो है वो निर्वाचन आयोग जो है वो परिसीमन आयोग का जो है वो दोस्तों जो है वो परिसीमन आयोग का गठन करता है। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, परिसीमन आयोग द्वारा किए गए कार्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ताकि तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाए कि आप जो है परिसीमन आयोग ने कोई काम किया है तो दोस्तों जो है वो न्यायालय के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे जो है इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो अपने यहाँ पर बने 3 परिसीमन आयोग। आपका प्रथम परिसीमन आयोग बना 1900 दोस्तों जो है फर्स्ट परिसीमन आयोग बना 1952 के अंदर। फिर सेकेंड परिसीमन आयोग बना दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो 1962 के अंदर। और दोस्तों थर्ड परिसीमन आयोग जो आपके यहाँ पे बना वो दोस्तों याद रख लेना आपके यहाँ कब बना, जो है वो 1972 के अंदर। ये 3 बने, और ये जब 3 बने ना तो समस्या हो गई। ये जब जो 3 बने ना तब दोस्तों जो है वो समस्या हो गई। और समस्या क्या हो गई याद रख लेना। क्या समस्या हुई आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि समस्या ये हो गई कि जैसे जैसे संख्याएं बढ़ी तो जैसे जैसे परिसीमन आयोग बढ़ा वैसे वैसे उत्तर भारत की सीट उत्तर भारत की सीट दोस्तों याद रखें, उत्तर भारत की सीट बढ़ने लगी और दक्षिण भारत की सीट दोस्तों याद रख लेना, दक्षिण भारत की सीट जो है वो उतनी रह गई। तो ये तो फिर दक्षिण भारत वालों के साथ अन्याय हो गया। एक तो बेचारों ने पॉपुलेशन रोकी, परिवार नियोजन अपनाया, हम 2 हमारे 2 पर गए, और दोस्तों उनको आपने इतने बड़े जो है वो त्याग का ये लाभ दिया। ये कंडीशन आ गई कि यूपी 80 सीट पे आ रहा है और पूरा दक्षिण भारत अकेला ही 80 सीट पर है। तो ऐसे तो फिर बाद में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा। दक्षिण भारत वाले चाहे कि कभी जो है वो भारत के अंदर प्रधानमंत्री में रोल ही नहीं अपना पाएंगे। और उत्तर भारत का आदमी कहे तुम नहीं करोगे तो भी हम तो बहुमत प्राप्त कर लेंगे, और बताओ क्या करोगे। तो उत्तर भारत वाले तो बढ़िया जो है आज़ादी के बाद स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, और आनंद लेते हुए जनसंख्या में बेहतरीन वृद्धि करते हैं, और बेहतरीन वृद्धि करते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो सीट बढ़ती है, सीट बढ़ने का लाभ 52, 62 और 72 में मिलता है। और दक्षिण भारत जो है वो परिवार नियोजन को अपनाता है, साक्षरता बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती है, और जो है वो उसकी जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है। तो उनकी जो है वो जनसंख्या स्थिर होने से जो है वो सीटें नहीं बढ़ती। तो बेचारे आके दक्षिण भारत वाले बोले साहब ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मतलब एकदम ही गलत बात है। आपको जो है एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए साहब, आपको एटलीस्ट जो है वो इस चीज़ के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए कि रोको इनको, नहीं तो ये 1-2 प्रदेश ही जो है ना हमारे पूरे दक्षिण भारत को पीछे छोड़ देंगे, हमारे वोट की हमारी सीट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्तर भारत की लोकसभा सीटें बढ़ने लगी, दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें स्थिर हो गई, और दक्षिण भारत ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। विरोध करना स्टार्ट कर दिया, याद रखें दोस्तों, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इस कंडीशन में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया, संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2001 तक सीट उतनी रहेंगी, 2001 तक सीटें उतनी रहेगी, 2001 तक सीटें जो है वो उतनी रहेंगी। जायज बात है, हाँ 2001 तक सीटें जो है वो दोस्तों उतनी रहेंगी। जायज बात, ये ठीक किया? हाँ ये ठीक किया ना, बताओ। यही हूँ मैं, एम सिंह जी, जयपुरी हूँ, पोस्टेड, आ जाना कभी मिलना हो तो। हाँ अब आओ इधर। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो 2001 जो है वो दोस्तों उसके अंदर है। अभी मैंने एक दिन यूट्यूब पे ऐसे बैठे बैठे कह दिया था, अभी मैं कोई भावुकता में था तो मैंने कह दिया कि अब मैं जल्दी जो है वो त्याग करने वाला हूँ। तो फिर अब आवे जो ही मेरे को भाई साहब, पता नहीं वो वीडियो सबने देख लिया गया। इतना भी कोई इको सर्वे बजट देखता है क्या? तो इको सर्वे वाली क्लास में मैंने कहा था कि अब बहुत हो गया, अब जो है वो पढ़ाने में इतना मन लग गया है कि अब त्याग करेंगे ये नौकरी वोकरी का। तो जितने में भाई साहब जो आए जो मेरे से यही पूछे कि जो है वो छोड़ रहे हो गया, छोड़ रहे हो गया, छोड़ रहे हो गया।
मैं कहा भाई रुको यार तुम लोग मैंने सामान्य बोला था, तुम घर पे मत बोल देना, नहीं मेरे को जो ये स्टूडियो स्टूडियो लगा रखे हैं ना बिना मतलब जो है वो हटवाने पड़ जाएंगे। तो ऐसे मत करो तुम लोग, अभी जो है वो हम प्रारंभिक स्थिति में हैं, और प्रारंभिक स्थिति के अंदर जो है वो हमारे वाले स्टूडेंट भी अभी तो रिकमेंड नहीं कर रहे बूस्टर को। जब एटलीस्ट हम ऐसी स्थिति में हो जाएंगे तो उस दिन देखेंगे, सोचेंगे, और उसकी वजह से मैं हूँ, है ना, मुझे उस चीज़ से इतनी मोहब्बत है कि उसकी वजह से मैं हूँ। मुझे जो है वो स्टूडेंट्स ने चाहा है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, वो सारी चीज़ें ठीक है, बाद में कंटेंट में दम है, पढ़ाता ठीक हूँ, वो सारी चीज़ें ठीक है, देसी अंदाज में पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे पहला आधार है कि मैं सिलेक्टेड हूँ, तब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। ठीक है। और फिर बाद में मेरे जैसा आदमी जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, वो मतलब 8-8 10-10 घंटे नहीं पढ़ा सकता भाई, है ना, वो इतना नहीं पढ़ा सकता। और बाद में जब कभी कभी सुबह उठते ही ऐसे मैसेज तुम लोगों में देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है अरे छोड़ो, जाके बढ़िया नौकरी करा, आपने कहीं मतलब है फालतू के मान पॉलिटिव मत हमारा जीवन का तो बढ़िया है, जार नौकरी क्यों कराना। तो मैं ना कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि ये पढ़ाना बहुत अच्छा है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि किस चक्कर में फंस गए यार, इतना तो जीवन में पढ़ा खुद ही नहीं तू, अब पढ़ाने के लिए इतना पढ़ रहा है, अब जो है वो जाके जीवन जी ले। तो मैं खुद संक्रमण दौर में हूँ, और संक्रमण दौर में ऐसे डिसीजन अभी साल 2 साल नहीं लिए जा सकते, अभी साल 2 साल नहीं लिए जा सकते। हाँ हाँ सुरेश जी, ऐसा कुछ नहीं है, मार्गदर्शन आप कहीं दो भले। तो तुम्हें क्या लगता है कि अब क्विट कर देना चाहिए? तो ऐसा कहने के लिए तो सारी जनता जो है कहती है, नहीं मुझे लगता है मैं आलसी हूँ, आप लोग को लगता होगा मैं मेहनती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जिसका 8-8 9 9 घंटे पढ़ाया हुआ है, और आजकल मेरा स्ट्राइक रेट 4 घंटे चल रहा है, तो 4 घंटे से मैं खुश नहीं हूँ, 4 घंटे से मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे को 8-9 घंटे पढ़ाना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिलता, नहीं करना चाहिए ना। मेरे स्टूडेंट भी बस यही चाहते हैं, तो इसलिए जो है वो बढ़िया तरीके से जो पढ़ो, साथ साथ लाभ लेते रहो सुबह शाम, और उसके बाद देखेंगे एग्ज़ाम वाले टाइम में छुट्टियाँ ले लूँगा 2-3 महीने, टेंशन मत लो। ठीक है। अब जो है वो दोस्तों बात करते हैं, फिर आपके यहाँ 42 दूना 84, 84वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो आपके यहाँ कहा गया कि 2026 तक जो है, 2026 तक जो है वो सीटों का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाएगा। 24 आगे 26 तक, 84वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया कि दोस्तों जो है वो 2026 तक सीटों का जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 2026 तक सीटों की संख्या उतनी ही रहेगी, वापस से परिसीमन नहीं किया जाएगा। हाँ, आगे बात करें। ओके, क्लियर। तो क्या याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया, 2001 तक सीटें यथावत रहेंगी। 84वें संविधान संशोधन द्वारा क्या गया, 2026 तक सीटें यथावत रहेंगी। फिर किसी भले मानस ने कहा कि साहब यथावत तो रख लो भले, लेकिन जो है वो जयपुर तो बहुत बड़ा हो गया, जयपुर ग्रामीण छोटा सा है, ठीक है, उधर आपका जो है वो चूरू जो है वो बड़ा हो रहा है, और गंगानगर छोटा सा है, तो आंतरिक पुनर्निर्धारण तो कर लेने दो भाई, आप सीट की संख्या मत बढ़ाओ भले, लेकिन समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है ना कि भाई कम से कम पॉपुलेशन को लीड एक सांसद जनरली बराबर ही करे, तो आंतरिक पुनर्निर्धारण तो कर लेने दो। कि आंतरिक पुनर्निर्धारण में जैसे आपके गंगानगर और मानगढ़ के अंदर जो भादरा और नौर वाला क्षेत्र चूरू के अंदर आता है ना, आपके जो दूधू और मालपुरा वाला एरिया अजमेर में आता है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण की पहले से ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जयपुर ग्रामीण की पहले से ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फागी का एरिया जो है वो दौसा वाले इस एरिया के अंदर आता है, क्योंकि जयपुर की पहले से ही जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो कहा आंतरिक पुनर्निर्धारण करने दो। तो इन्होंने क्या कहा दोस्तों, जो है वो याद रखें, आपके यहाँ पर 2002 के अंदर जो है वो ये कहा गया कि आंतरिक पुनर्निर्धारण कर सकते हो आप, आंतरिक रूप से पुनः निर्धारण कर सकते हो, और ये आप लोग कर लो, ये आप कर लो। तो क्या ठीक है साहब, कर लो आंतरिक पुनः निर्धारण, क्या कर लो दोस्तों, आंतरिक पुनः निर्धारण आप लोग कर सकते हो, और आंतरिक पुनः निर्धारण का काम कर लीजिए। लेकिन ये जब बात कही गई ना, उस समय एक समस्या हो गई। आंतरिक पुनः निर्धारण का जब ये आपके यहाँ 84वां संविधान संशोधन आया था ना, उस समय ये कह के आंतरिक पुनः निर्धारण कर लो, और आप जो है वो 1991 वाली जो जनसंख्या है उसके आधार पे कर लो। और बात कब की चल रही है, ये 2002 की,
बात कब की चल रही है? ये 2002 की बात चल रही है और ये कह रहे 1991 वाली पॉपुलेशन पे कर लो। हाँ दोस्तों बताओ, ये कह रहे हैं भाई ये 84वां संविधान संशोधन 2002 के आसपास आता है और इसमें ये कहा जाता है कि 2026 तक सीटों की संख्या वही रहेगी, लेकिन आंतरिक पुनः निर्धारण आप कर सकते हैं और आंतरिक पुनः निर्धारण में 1991 वाली पॉपुलेशन जो है वो आप रख लो। तो फिर किसी भले मानस ने कहा ये बात आपने कही तो ठीक है, लेकिन साहब अब तो अपने 2001 की पॉपुलेशन ही आ गई, 2001 के डाटा ही आ गए। 2001 के जब डाटा आई गए, जब काम कर ही रहे हैं तो फिर 2001 से ही कर लें, 1991 से करने की क्या जरूरत है? जायज बात है भाई। जब फरवरी में आप कह रहे हो इको सर्वे पढ़ लो, तो जब नया इको सर्वे आ ही गया तो फिर नया ही पढ़ लो, पुराना पढ़ने की क्या जरूरत है? जायज बात है नहीं। तो इसके लिए फिर एक नया संविधान संशोधन आता है और 87वें संविधान संशोधन जो है उसके तहत कहा जाता है, 87वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा जाता है कि ये आंतरिक पुनः निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर होंगे। क्या होगा? आंतरिक पुनः निर्धारण जो है वो दोस्तों याद रख लेना, आपके यहां 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। क्या होगा दोस्तों? आपके यहाँ पे 2001 की जो है वो जनगणना के आधार पे जो होगा। अब बताओ, आई बात समझ में? फिर समझाता हूं आपको। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखने। क्या याद रखने? 42वें संविधान संशोधन से कहा गया 2001 तक सीट नहीं बढ़ेगी। 84वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि 2026 तक सीट नहीं बढ़ेगी। आंतरिक निर्धारण कर लो, आंतरिक निर्धारण कर लो और SC ST की सीट जो है वो रोटेशन के अंदर जो है वो देख लो भाई। अब दोस्तों इस कंडीशन में उस समय 2001 की जो है वो जनगणना के डाटा आ गए थे, तो इस कंडीशन में एक नया जो है वो जनगणना के डाटा आ गए थे, इसलिए 87वां संविधान संशोधन एक्ट आता है और वो कहता है कि जो ये आंतरिक निर्धारण कर रहे हो ये 2001 की दोस्तों जनगणना के आधार पर कर लो। इसलिए आपका चौथा परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाता है और यह चौथा परिसीमन आयोग आपका 2002 में बनता है और इसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह टंडन साहब होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? कुलदीप सिंह टंडन साहब होते हैं और इसके द्वारा पुनर्निर्धारण किया जाता है। याद रख लेना, SC की 84 सीट है और दोस्तों ST की अपने यहां 47 सीट है। आप याद रखें, SC की दोस्तों जो है वो 84 सीट है और ST की दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो कितनी सीट है? 47। कितनी सीट है? 47 और दोनों मिला के 131। अब कभी नहीं भूलोगे, अब मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे, मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे और तो तुम्हारी मर्जी, और तो जो है वो तुम्हारी मर्जी, और मेरे हिसाब से अब नहीं भूलोगे। परिसीमन आयोग 82 अब दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा की सीटों के 84 गणना 86 नहीं है, वो गलत लिखा हुआ होगा वहां पे, 42 84 87। हाँ 42 84 87 याद रखना, 86वां गलत लिखा हुआ होगा, अपडेट कर लेना उसे। अब मत भूलना, क्या नहीं भूलना, आप लोगों को एग्जैक्ट चीज याद रखनी है। और क्या याद रखनी है कि जो है वो परिसीमन लोकसभा की सीटों के पुनः निर्धारण के लिए प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और वो निर्वाचन आयोग उसका गठन करेगा। परिसीमन आयोग के द्वारा किए गए कार्यों का न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। आर्टिकल 82 के तहत हमारे यहां पहले 52 में, 62 में, 72 में 3 परिसीमन आयोग बने, लेकिन उत्तर भारत के प्रतिनिधित्व बढ़ने की वजह से और दक्षिण भारत के प्रतिरोध की वजह से 42वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि 2001 तक जो है वो सीट नहीं बढ़ेगी। 84 से कहा गया 2026 तक नहीं बढ़ेगी। आंतरिक निर्धारण के लिए चौथा परिसीमन आयोग बना लो, कुलदीप सिंह टंडन की अध्यक्षता में 2002 में यह बना। फिर 87वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि आंतरिक निर्धारण जो कर रहे हो वो 1991 की पॉपुलेशन की बजाय 2001 की पॉपुलेशन से कर लो। चलो आगे। क्या सर एक आर्टिकल में एक क्लास लग रही है? ये काम के है ना, तब लग रही है। लोकसभा, राज्यसभा, परिसीमन आयोग, ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो फिर क्या ही मतलब हुआ? ये चीजें ही क्लियर नहीं होगी तो क्या मतलब हुआ? आगे नहीं लगेगा।
कोमल हेम सिंह जी का कहना है, सर जी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भारत बंद समर्थन में हो या नहीं हो। कोमल सिंह जी कहते हैं कि सर आप ऐसा क्या खाते हो, ऐसा पढ़ाते हो जो एकदम दिमाग में फिट हो जाता है, बस नींद में ही पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। हेम सिंह जी देखो, एक सिंपल बात है, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए है और वो हमेशा ही रिफॉर्मेटिव बात करता है। सुप्रीम कोर्ट माननीय कोर्ट का जो है हमेशा ही सुधारात्मक प्रयास रहा है और उसके बाद में भारत बंद जो है वो जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतांत्रिक अधिकार के तहत अगर कोई शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करता है तो आप मौलिक अधिकारों के तहत जो 19 और 21 में ये पढ़ते हैं। तो दोनों जगह दोनों भी भारत बंद करना एक डेमोक्रेटिक राइट है हर व्यक्ति का, आपको भी है, ठीक है, तो वो उनका राइट है और सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से हमेशा से सुधारात्मक होता है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सुधारात्मक प्रयास अनंत रूप से होते रहने चाहिए, लेकिन सुधारात्मक प्रयासों की जो है वो दोस्तों श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए कि कोई वर्ग जो है वो कहीं रह नहीं जाए। तो ये सिंपल सी जो ये चीज़ याद रख लीजिए और जितना हो सके जब आप आरएस की तैयारी करें तो ऐसी जो भी चीज़ें जो ऐसे मुद्दे हैं उन पे आप मध्यम मार्ग अपनाएं। आप जो भी चीज़ बताएं उसके पीछे एक तथ्य होना चाहिए। जब आप SC ST क्रीमिलियर की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आपके पास तथ्य होना चाहिए कि OBC के अंदर जो ये क्रीमिलियर 2008 से अपनाया गया, जिन्होंने आरक्षण का एक बार लाभ ले लिया गया है, उन्हें जो है वो आरक्षण के अंदर एक बार लाभ लेके अगर कोई परिवार सशक्त हो गया है तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर जो है वो दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है और वो आप लोग ये ध्यान रखें कि सरकार को जो है वो ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपके SC ST के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए अलग प्रावधान भी हो सकता है। जनता की ये भी मांग है कि भाई अगर आप लोग रिफॉर्मेटिव हो तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो आप जो है वो SC ST में से भी ऐसे वर्ग को चिन्हित करें जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, फिर उनके लिए जो है वो दोस्तों जो है वो और अलग प्रयास भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी आधार हो उस ग्राउंड के साथ साथ आपके पास फैक्ट होने चाहिए, फैक्ट के साथ साथ दोस्तों आपके पास जो एक तार्किक सोच होनी चाहिए, उसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष जो है वो दोनों होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो OBC के आधार पे और सारी चीज़ों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो बात भी अपनी जगह सही है और जो है वो SC ST का जो अपना जो है वो आंदोलन है वो भी अपनी जगह सही है। ये वो एक होती है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग, है ना। और व्यक्तिगत जीवन में आपका कोई भी मत हो सकता है, लेकिन आपकी कॉपी जो है वो एक सार्वजनिक जीवन है, क्योंकि आप एक लोक प्रशासक बन रहे हैं। तो आपका मत क्या है इस कंडीशन के अंदर? आपको सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करना है और जनता के लोकतांत्रिक अधिकार का भी सम्मान करना है। अगर आप बायस होकर प्रशासन में चले जाएंगे तो वो आपके लिए भी घातक है और जनता के लिए भी घातक है। तो आपको जो है मेरे हिसाब से पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, संवैधानिक तंत्र को पढ़ना चाहिए, लोकतांत्रिक पद्धति को पढ़ना चाहिए। हमें जो ये आज़ादी मिली है इसके बारे में जो है वो आप लोगों को इसे हृदय में संजो के रखना चाहिए। आपके जो राइट्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे प्रशासक बन पाएंगे, है ना। बायस नहीं होना चाहिए आदमी, प्रशासन में जाके किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बायस हो कट्टर और फिर बाद में जाके अगर आप प्रशासन में हो तो फिर आप एक उपखंड को संभाल रहे हो यार, आप एक तहसील को संभाल रहे हो, आप जो है वहाँ के सेवक हो। एक उपखंड एक तहसील को संभालना बहुत बड़ी बात है ये। तो उस कंडीशन में आपको जो है वो हमेशा मध्यम मार्गी होना चाहिए और इसमें मेरी राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग। और तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट दूंगा जो किधर की साइड का हो, तो गलत बात है। मेरे को पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए। आप जो है वो संतुलित रहें, यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ मेंस के आंसर राइटिंग में। संतुलित रहें, संतुलित रहें, संतुलित रहें। आ जाए अब आगे बात करते हैं 79, 80, 81, 82। हाँ, अगर आपको कोई बूस्टर की कोई तारीफ करनी है तो आप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खाली है, ठीक है। लेकिन यही मत किया करो, आप जाके थोड़ी बार किया करो, बताया करो दूसरों को कि हमारा अभ्युदय बैच चल रहा है, उसमें पढ़ लो, नहीं तो रैंक बूस्टर बैच में पढ़ लो। सर अब नींद आने लग गई, जल्दी पढ़ा दो। पढ़ा देंगे, क्यों टेंशन लो, ठीक है। अब जो है हाँ अभ्युदय बैच में मेरी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होगी, पहले इनमें कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में वहाँ वापस से पॉलिटी पढ़ेंगे। अब दोस्तों जो है वो हाँ, अब दोस्तों क्या याद रखना आप लोगों को कि आप लोगों ने पढ़ा 79 में संसद पढ़ा तुम लोगों ने, और 80 में तुम लोगों ने राज्यसभा पढ़ा, 81 में तुमने लोकसभा पढ़ा, 82 में तुम लोगों ने परिसीमन आयोग पढ़ा। आगे वालों में कोई समस्या नहीं है,
आगे वालों में कोई समस्या नहीं है। कि सर क्यों नहीं है समस्या, अभी याद करवाता हूँ भाई, कोई समस्या नहीं है। 83 बोलता है पदावधि, 83 बोलता है दोस्तों आपकी पदावधि, 83 क्या बोलता है पदावधि। 84 बोलता है योग्यता या अर्हता, क्या बोलता है दोस्तों आपके यहाँ योग्यता या अर्हता, जायज बात है। 85 बोलता है दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे याद रख लेना, 85 में क्या लिखा हुआ है, 70 से संबंधित। 70 जो है वो आहूत करना, 70 का जो है वो अवसान करना, हाँ, और 70 जो है वो दोस्तों 86 बोलता है आपके यहाँ राष्ट्रपति का अभिभाषण, क्या बोलता है अभिभाषण। और 87 बोलता है दोस्तों आपके यहाँ विशेष अभिभाषण, क्या बोलता है विशेष अभिभाषण। ये 4 आर्टिकल 4 मिनट में पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। 4 आर्टिकल 4 मिनट में पढ़ते हैं, 90 तक पढ़ा के जाऊँगा मैं, 90 तक जो है मैं तुम लोगों को पढ़ा के जाऊँगा, उसके बाद में आगे ही बात करेंगे। 90 तक मैं तुम लोगों को पढ़ा के जाऊँगा, फिर बाद में आगे ही बात करेंगे। हाँ, और 88 ये कहता है कि मंत्री और महान्यायवादी, मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मंत्री वोट वहीं देगा जहां का मेंबर है, महान्यायवादी वोट दे ही नहीं सकता, महान्यायवादी वोट दे ही नहीं सकता। हाँ, अब मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा थोड़ा, ये आर्टिकल मेरे पहले पढ़ा है, उनमें टाइम नहीं आएगा, इन लोग इसमें आप लोगों को टाइम ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 83 में तुम लोगों को अभी बता दूं, 83 क्या कहता है कि 83 ये कहता है कि लोकसभा तो एक स्थायी सदन है, लोकसभा तो एक जो है वो अस्थायी सदन है, कहाँ गुरुजियो तो पढ़ा दिए थे। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, हाँ गुरुजियो भी पढ़ा दिए थे, जायज बात है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष है, हाँ सदस्य का दोस्तों याद रखें। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष है, ये मैंने पढ़ा दिया तुम लोगों को। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य 2 वर्ष से जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, 2 वर्ष से क्या होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सर आपने पढ़ा दिया। और ये भी सर आपने हमें पढ़ा दिया कि लोकसभा जो है उसका कार्यकाल आपातकाल के अंदर जो है वो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। बताओ क्लियर है क्या? श्योर? चलो आगे, पक्की बात? ये बताऊंगा तो अभी 83 एकदम क्लियर। श्योर? चले आगे, तो चलो फिर और आगे चलते हैं। 83 क्लियर है ना? क्या सर ये तो पढ़ाया हुआ था। अब 84 बताता हूं तुम लोगों को। आर्टिकल 84 क्या कहता है? अर्हता के बारे में कहता है। क्या सर ये भी आपने बता दिया कि कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होने के साथ में वो व्यक्ति जो है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहाँ सर? बता दिया। उसके साथ साथ वो व्यक्ति जो है वो विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए। और उसकी आयु जो है वो दोस्तों याद रखें न्यूनतम है। अगर वो लोकसभा के लिए है और अगर वो राज्यसभा, लोकसभा 5 × 5 25 साल, राज्यसभा 6 × 5 30 साल। 84 अर्हता पढ़ा दिया। निर्वाचन आयोग करता है अमित। हाँ पर बता दिया क्या? एकदम श्योर? क्लियर है क्या? आगे चलूं? आगे करेंगे कविता जी, अभी जो ये आर्टिकल पढ़ते हैं उसके लिए अलग से कर लेंगे डिस्कशन। 1/3, 1/3 हर 2 साल से, 6 साल में हो गए 1/3 1/3 1/3। ये लो 83 84 क्लियर, 83 84 क्लियर। तो अब आपको जो है ना 79 में जो है वो संसद था, 80 में जो है वो दोस्तों राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 के अंदर दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे परिसीमन आयोग। क्या? परिसीमन आयोग। अब दोस्तों 83 में पदावधि और 84 में योग्यता, 84 में योग्यता, जायज बात।
84 में जो है वो योग्यता। इतना क्लियर? चले आ गया सर। आपने 14-15 को पूछना है बोला था, आज बता दो तारांकित अतारांकित के बाद में रुकना पड़ेगा 2-3 दिन और। तारांकित अतारांकित तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो संसद की विधायी कार्यवाही में पहुंचना पड़ेगा। तो अभी जो रिदम बना हुआ है तो एक बार इसी के ऊपर दे, बाद में तारांकित अतारांकित अल्प सूचना प्रश्न सब पढ़ बता दूंगा मैं तुम्हें। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। पर क्या अश्विनी ऐसे मन नहीं लग रहा कि बिना तारांकित और अतारांकित के तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सामान्य विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक क्या होते हैं, गैर धन विधेयक कौन से होते हैं। तो पूरी परंपरा देखेंगे। फिर फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है, उसके बाद में तारांकित प्रश्न होते हैं, कटौती प्रस्ताव आते हैं। अभी हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं। पैसेंस रखो आप, आर्टिकल 100 तक का पैसेंस रख लो। 84 तक पहुंच गए हो, 84 तक पहुंच गए हो, 100 तक का पैसेंस रख लो। और तुम लोग अगर मेरे को आधा घंटा दे दो ना, तो मैं आज तुम लोगों को 96 तक पहुंचा दूं। मन लग रहा है तो बस थोड़ा सा रुक जाओ। क्या सर आधा घंटा दे तो दे, पर एक बार रुक जाओ आप। आज तो मैं 88 तक ही पहुंचा दूं, 96 तक कल पहुंचा देना। चलने दो सर, आगे नींद आ रही है, सो जाओ कोमल जी। ऐसे मैंने को मना थोड़ी कर रखा है। पर पढ़ लो यार, कल मेरे को सुबह जाना है कहीं पे। 96 तक पढ़ लो थोड़ा, ऐसे तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, खींच दो क्या मीटर? 2 घंटे की क्लास नहीं ले सकते तुम लोग? यूट्यूब पे मेरे से 2.5 घंटे पढ़ लोगे, ऐप पे तुम्हें 1 घंटे में ऐसे ऐसे उगचुग हो जाता है। सर आपने 9 का सर 1 बजे तक पढ़ाते हैं, पढ़े हुए हैं, आपसे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू अमित। आज 90 तक बहुत है सर, 90 तक करवा दो सर। ठीक है, पढ़ाओ फास्ट, बट ज़्यादा हो गया तो फिर याद नहीं होगा सर। आप पढ़ाओ सर, मेरे ऑफिस की छुट्टी है, पढ़ाओ सर। चलो नहीं पढ़ाऊंगा, आ जाओ पहले तुम मेरे साथ साथ थोड़ा पढ़ो। अब बात करते हैं 85 की। 85 के अंदर ये बोला गया है, प्रोविजन है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति आपके यहाँ पे सत्र आहूत कर सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है। ये आपके 85 में लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 85 को पढ़ते हैं कि पहले तो सत्र क्या होते हैं। पहले तो हम लोग क्या पढ़ें दोस्तों, आपके यहाँ सत्र क्या होते हैं। तो आप लोग समझे यहाँ पे कि आपकी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के 3 सेशन होते हैं। एक दोस्तों बजट सत्र होता है, फरवरी में आता है। एक दोस्तों मानसून सत्र होता है, और एक शीतकालीन सत्र होता है। याद आया तुम लोगों को? 3 सत्र चलते हैं, याद आया, समझ में आया? एक बजट सत्र होता है फरवरी में, अगस्त में मानसून सत्र आता है, और दोस्तों आपके नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो आपका शीतकालीन सत्र होता है। अगस्त सितंबर के अंदर जो है वो आपका ये सत्र होता है। बजट सत्र दोस्तों आपका कब स्टार्ट होता है? फरवरी में दोस्तों आपका बजट सत्र होता है। कितने सत्र होते हैं? हाँ दोस्तों, कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। और एक चीज याद रखें, 2 सत्र के मध्य 6 माह का अंतराल नहीं रह सकता। दोस्तों याद रखें, 2 सत्र के मध्य 2 सत्र के मध्य 2 सत्र के मध्य 6 माह का अंतराल नहीं हो सकता। मतलब 6 माह के अंदर अंदर अगला सत्र करना ही पड़ेगा। आप ऐसे जो अवॉइड नहीं कर सकते। आप जो है वो मतलब इससे ये पता चलता है कि साल में कम से कम 2 सत्र तो करने ही पड़ेंगे। वैसे हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, लेकिन काल ना कोई सरकार बजट सत्र लिया, फिर अगली साल यह होगा मैं तो कौन लेवा मानसून सत्र, या मैं तो शीतकालीन सत्र कौन लेवा। अगर कोई को जो है वो दोस्तों सरकार को ये मैं कौन लेवा, ये चक्कर है। तो यहाँ आपके संविधान में प्रोविजन है कि 6 माह के अंदर अंदर एक सत्र तो आना ही चाहिए। 2 सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं हो सकता। ये फरवरी में आ गया ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कर लो रेस्ट। अगस्त में तो लाना ही पड़ेगा तुम्हें। और अगर ये अगस्त में आ गया ना, तो अगला बाद में चाहे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कर लो, बोले फरवरी में तो लाना ही पड़ेगा। मतलब साल में 3 सत्र होते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे कि हम 3 नहीं लाना चाहते, तो इस कंडीशन में आपको कम से कम जो है वो 2 सत्र के बीच का डिफरेंस जो है वो 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता। एकदम क्लियर? अब ये तो पता चल गया सेशन कितने होते हैं। 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और आपका शीतकालीन सेशन।
ठीक है, जनरली परंपरा है कि तीनों ही लाए जाते हैं, फिर भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए जिसमें लोकसभा सत्र नहीं आ रहा, फिर भी दोस्तों एक प्रोविजन किया हुआ है कि 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं आना चाहिए। ये बताओ किस किस को क्लियर। अब मैं सत्र से संबंधित चीजें बताता हूं आप लोगों को। सत्र दोस्तों जो है, आहूत करने का मतलब क्या है दोस्तों, जो है वो सत्र जो है, अब चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, आहूत करने का मतलब क्या हुआ? आहूत करने का मतलब हुआ प्रारंभ करना। सत्र जो है वो प्रारंभ करना। आहूत करने का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ करना। और आहूत करने का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ करना। अवसान करने का मतलब क्या हुआ? समाप्त करना। क्या करना दोस्तों? सत्र को समाप्त करना। अवसान मतलब समाप्त करना। अब सत्र समाप्त करने का मतलब ये नहीं है लोकसभा ही खत्म हो गई या राज्यसभा ही खत्म हो गई। मतलब यहां ये है कि सत्र का मतलब, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं बजट सत्र, एग्जाम्पल ले लेते हैं बजट सत्र। तो सत्र आहूत करना मतलब बजट सत्र स्टार्ट हुआ है, अवसान मतलब बजट सत्र समाप्त हुआ है। अब आगे क्या आएगा? शीतकालीन आएगा या आपका मानसून सत्र आएगा। एकदम क्लियर चीज। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत जो है वो दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति क्या करते हैं आपके यहाँ पे? राष्ट्रपति दोस्तों जो है वो संसद के सत्र को आहूत करते हैं, वो ही संसद के सत्र का अवसान करते हैं। पहली चीज किसके क्लियर? ये दो चीजें किस किस को क्लियर? ये दो चीजें किस किस को क्लियर? आहूत और अवसान की बात है यहाँ पे, सत्र की बात हो रही है। हाँ, सत्र की बात हो रही है। वेरी गुड गगन, एकदम क्लियर। डाउट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए पॉलिटी के अंदर। अब आगे चल बात करते हैं। अब दो शब्द आते हैं, भंग या विघटन। तो दोस्तों जहां पे भंग या विघटन शब्द आएगा ना, वहां पे सत्र शब्द आएगा ही नहीं, क्योंकि सत्र भंग होता ही नहीं है और विघटन सत्र का होता ही नहीं है। सत्र या तो चालू होता है या सत्र समाप्त होता है, मतलब या तो आहूत होगा या अवसान होगा। को गुरुजी ये बात तो ठीक है। तो भंग और विघटन का मतलब होता है उस सदन को समाप्त कर देना, उस दोस्तों जो है वो सदन की समाप्ति। दोस्तों क्या हुई दोस्तों? आपकी सदन की समाप्ति। और इस कंडीशन में आप लोगों को याद रखना है कि जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, तो भाई याद रखें लोकसभा एक अस्थायी सदन है, तो अस्थायी सदन है तो इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है तो इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस, ये तो आउट ऑफ सिलेबस, ये तो आउट ऑफ सिलेबस। तो अब क्या याद रखना आप लोगों को कि आर्टिकल 85 के तहत पीएम के परामर्श पर, पीएम के परामर्श पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है वो दोस्तों आपके यहां राष्ट्रपति साहब जो है वो क्या कर सकते हैं? विधानसभा को, सॉरी लोकसभा को जो है वो भंग कर सकते हैं। राज्यसभा का तो मामला ही नहीं। तीसरा शब्द भी क्लियर, भंग करना, विघटन करना, डिसोल्व करना, ये शब्द भी एग्जैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। एक एक का कंपेरेटिवली बता रहा हूं। हाँ, हुआ क्या? अभी तो हुआ है, थोड़े दिन पहले ही, चुनाव से पहले किया ही है। मोदी जी ने कहा राष्ट्रपति साहब को, तो राष्ट्रपति साहब ने जो है वो आपकी लोकसभा भंग कर दी, नहीं लोकसभा ये चुनाव करवा लिए। हर साल ही 5 साल बाद में होता है, हर साल ही 5 साल बाद में होता ही है। 5 साल बाद में, हर बार ही 5 साल बाद में यही होता है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं साहब हो गए 5 साल, अब कर दो इस लोकसभा को भंग, कोई नई लोकसभा के चुनाव करवाएं। तो पुरानी लोकसभा भंग और विघटित होती है, तभी तो जाके जो है नई लोकसभा के चुनाव होते हैं। डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, डाउट क्लियर होना जरूरी है। 85 क्या कहता है? सत्र को प्रारंभ करना या सत्र को समाप्त करना। सत्र 3 प्रकार के होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सेशन की बात हो रही है यहां पे। तो सेशन को बुलाना और उसे समाप्त करना ये पीएम के परामर्श पे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन भंग और विघटन राज्यसभा का तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये स्थायी सदन है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। लोकसभा को भंग या विघटित करना मतलब लोकसभा को समाप्त करना, समाप्त करने का काम 85 के तहत पीएम के परामर्श पे राष्ट्रपति करते हैं। तो सर फिर बाद में एक शब्द आता है स्थगित करना, वो भी समझा दो।
एक शब्द आता है स्थगित करना, वो भी समझा, तो वो भी समझा देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो बात करते हैं अगले शब्द के बारे में। और दोस्तों जो है वो अगला शब्द क्या है? एडजर्नमेंट, स्थगित करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है। अब एक बात बताओ, आपने लोकसभा राज्यसभा चल रही है बट हो हाँ मचा रहा है कि ये जनता और कंट्रोल में कौन नहीं आ रही, तो अब जाके जो है वो तुम राष्ट्रपति को थोड़ी बुला के लाओगे, साहब आओ ना स्थगित करो 2 दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, अनिश्चित काल के लिए, चौका लागोगे। राष्ट्रपति का यार क्या आदमी हो थानू था, ये लोकसभा ही कौन संभला है, चालू मैं करवा दी, बंद मैं करवा दूँ, थे चाहो तो भंग करवा दूँ, विघटित करवा दूँ, लेकिन वो डेली डेली किए लगा रखे, मेरे कोई काम को नहीं है। जायज बात है, ये तो एकदम क्लियर बात है कि भाई राष्ट्रपति का भी अपना जीवन है, निजी जीवन है, उसे कितना कुछ संभालना है। तुम मिनट हुए आ जाओगे साहब स्थगित कर दो ना, तो फिर तो भी राष्ट्रपति साहब जो है वो अपने कमरे में तो रहे नहीं, तुम वहीं एक क्वार्टर बना दो उनके लिए, और तुम्हारा तो यही काम चलता रहता है कि स्थगित करो स्थगित करो, होल्ला चलता रहता है भी लोकसभा राज्यसभा में। तो ये तो कोई लॉजिक की बात नहीं है ना कि राष्ट्रपति से स्थगित करवाओ। तो राष्ट्रपति ने कहा यार भले आदमी हो, तुम्हारे लिए एक आदमी रखा है हम लोगों ने, लोकसभा के अंदर अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ अध्यक्ष होता है, और जो है वो दोस्तों आपके राज्यसभा के अंदर आपके सभापति होते हैं। और आपको जब भी लगे लोग जो है डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे, तो लोकसभा को जो है वो स्थगित उसका अध्यक्ष कर सकता है, राज्यसभा को जो है स्थगित उसका सभापति कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आई बात समझ में? अब आर्टिकल 85 किस किस को क्लियर है? हाँ अब बताओ, आर्टिकल जो है वो किस किस को क्लियर है? अब 85 में कभी डाउट नहीं आएगा, 85 में जो है वो दोस्तों जो है वो कभी डाउट नहीं आएगा। ऑल सेट दिमाग में, 85 क्लियर। अब चलूँ आगे, अंडर कंट्रोल। बहुत बढ़िया बात, होशियार हो तुम लोग तो। थोड़ा बहुत होता नहीं, मैं पूरी जी जान लगा दी है एकदम, 3 स्लाइड पर सुंदर सुंदर कंपेरेटिवली बनाया, समझा यार वो कौन है। मैं सच्ची बात बताऊं, दोबारा यहाँ के लोग कमेंट कर दियो ना, अब क्या अंडर कंट्रोल है। हाँ ये बात गलत है यार, अगले आदमी का हौसला मत तोड़ो एकदम। एक तो जी जान लगा कि मतलब मैं एकदम कोई टाबर जिसको पॉलिटिक्स कभी नहीं पढ़ी हुई, उसको भी साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तू भी पढ़ ले। हाँ यहाँ अगर कोई धक्को देर बाहर काटो फिर बाद में, सही कह रहा है युगल किशोर, बता देंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जैक्ट हम लोग जो एक सेशन रख लेंगे, और आज तक के जो जो प्रोविजंस जो जो आए हुए हैं इसकी क्या अपने आप में डिस्प्यूटेबल है, क्योंकि अगर लाभ के पद की कोई परिभाषा नहीं है, संसद और विधानसभा लाभ के पद को परिभाषित कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को कि राजस्थान विधानसभा ने कह रखा है कि संसदीय सचिव का पद लाभ का पद नहीं है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन दिल्ली विधानसभा ने गलती कर दी, और दिल्ली विधानसभा में ये पहले से जो है वो क्लियर नहीं था कि जो है वो संसदीय सचिव लाभ का पद है क्या, तो क्लियर नहीं था। फिर दिल्ली वालों ने जो है अपने कुछ एमएलए को संसदीय सचिव बना दिया, और संसदीय सचिव बना दिया, और दिल्ली विधानसभा में पहले से क्लियर नहीं था कि ये लाभ का पद है क्या, तो फिर दिल्ली विधानसभा के जो लोग संसदीय सचिव बने थे उनकी सदस्यता चली गई थी। चले आएंगे, तो इसके ऊपर अलग से कभी चर्चा करेंगे मेंस के अकॉर्डिंग। चले आएंगे। हेलो 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 हेलो, वापस बुलाऊं क्या? हेलो नहीं बोल रही है तुम लोगों को, नया सीखा है हमने 1-2 दिनों में। बेटा सॉरी बोलो, सबको बोलो सॉरी। अभी नई ट्रेनिंग चल रही है। हाँ पेन दे दूंगा मैं तेरे को, अब बोल, एक बार और बोल दो। हाँ सबको बोल दो सॉरी। जे जे तो हो गया, तो जे जे तो कर दिया था, इनको डिस्टर्ब किया तूने क्लास में, बोलो एक बार सॉरी।
ठीक है, तो देखो अब टाबर ने तुम्हारे 2 मिनट खराब किए, देखो कितना समझदार बना रहे हैं, सॉरी और बुलाना सिखा दिया। क्या चाहिए बता तेरे को? हाँ लिखेगी, ले लिख दे, लिख दे। मिटा मत देना। अरे राष्ट्रपति गया। ओके, जाओ बेटा अब जाओ, अब जाओ, जाए नहीं है। हाँ जाओ बेटा जाओ, जाओ जाओ जाओ, जाओ इसको, जाओ जाओ जाओ, ले जा। अब नहीं जाएगी है। हाँ ठीक है, कल तुम्हारा माइक तोड़ दिया था इसके लिए। अब बोल दो टाटा, बोल दो टाटा, बोल दो टाटा, जोर जोर से बोलो टाटा, बाय बाय, बाय। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में 2 आर्टिकल पढ़ा दूँ फिर चले। हाँ ओके, चले आगे, चलो तो फिर आगे चलते हैं। तो ये एकदम क्लियर है, 85 तुम लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 85 तुम लोगों को आई थिंक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 86 और 87 को पढ़ते हैं। 87 आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 जो है वो दोस्तों ये कहता है, अब 2 आर्टिकल आपको याद हो जाए तो मैं करवा देता हूँ। आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो दोस्तों क्या कर सकता है? अभिभाषण दे सकता है। क्या दे सकता है दोस्तों राष्ट्रपति? अभिभाषण। अभिभाषण दोस्तों जो है वो, अब एक चीज याद रखना, आपका आर्टिकल 86 क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सदन को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखते हैं। अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखते हैं। अभिभाषण और संदेश भेजने का क्या रखते हैं? अधिकार रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपसे कि जो है वो क्या अभिभाषण और संदेश भेजने का अगर अधिकार रखते हैं दोस्तों, तो इस कंडीशन में आप मुझे ये बताएं, क्या दोनों सदनों को एक साथ बिठा सकते हैं क्या? क्या दोनों सदन को एक साथ बिठा सकते हैं क्या? क्या दोनों सदन को एक साथ बिठा सकते हैं क्या? ये बताओ मेरे को, क्या दोनों सदन को एक साथ बिठा सकते हैं क्या? बताओ बताओ। बिठा सकते हैं। राष्ट्रपति यार वो बुजुर्ग आदमी है, और वो जी करे तो एकला बिठावे, जी करे तो दोनों ने बिठा दे। उनको कहे भाई साहब देखो मैं कल आ रहा हूँ अभिभाषण देने के लिए, मैं संदेश देना चाहता हूँ, सबके सब एक जगह बैठ जाना। हाँ, मेरे से ऐसे घूम घूम के दोनों जगह नहीं दिया जाए, तो दोनों जगह बिठाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों जो है अभिभाषण दोनों को संयुक्त रूप से दे सकते हैं, संयुक्त रूप से अभिभाषण दे सकते हैं। क्या ये संयुक्त रूप से अभिभाषण देना है संयुक्त अधिवेशन है? क्या संयुक्त रूप से अभिभाषण देना ही क्या संयुक्त अधिवेशन है? क्या संयुक्त रूप से अभिभाषण देना ही क्या संयुक्त अधिवेशन है? बताओ, क्या संयुक्त रूप से अभिभाषण देना ही क्या संयुक्त रूप से अभिभाषण देना ही क्या संयुक्त अधिवेशन है? हाँ बताओ, क्लियर है? 86 तो जो है वो नहीं है। संयुक्त अधिवेशन एक अलग परंपरा है। संयुक्त अधिवेशन एक अलग परंपरा है। जब राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों, याद रख लेना, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त रूप से बिठाकर अभिभाषण देना राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, एकदम क्लियर। अब बात करते हैं 87। अब बात क्या करते हैं दोस्तों आपके यहाँ 87 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 87 बोलता है विशेष अभिभाषण के लिए। आर्टिकल 87 क्या बोलता है? विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण दोस्तों जो है वो 2 कंडीशन में दिया जाता है। एक तो नई लोकसभा, एक तो दोस्तों जो है वो क्या, नई लोकसभा जब आती है तो नई लोकसभा आते ही उनकी वेलकम करते हैं हम पहले दिन ही, एक तो वो, और एक हर साल जो है वो दोस्तों बजट सत्र, हर साल का बजट सत्र। 2 जो है ना विशेष अभिभाषण होते हैं। 2 दोस्तों आपके क्या होते हैं? विशेष अभिभाषण होते हैं। एक तो दोस्तों जो है वो याद रख लेना आप लोग है नई लोकसभा, और एक दोस्तों जो है वो याद रखना आपको नई लोकसभा के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है, और वो क्या याद रखना है? बजट सत्र। वो क्या याद रखना है दोस्तों आपको? बजट सत्र। ये आपका 87 तक कंप्लीट। अब जाओ रेस्ट करो, सुबह उठ जाओ तो फिर बाद में आगे का करवा देंगे। हाँ, क्या याद रखना? 86 के अंदर है राष्ट्रपति एक या दोनों सदनों को अभिभाषण या संदेश दे सकते हैं। और विशेष अभिभाषण का मतलब है एक तो नया नया स्पेशल होता है, अभी चुन रहा हो तो थाने दे दिया। एक हर साल का बजट सत्र, वो क्या आपका विशेष अभिभाषण। ठीक है, चलो
टाटा बोल दो, टाटा बोल दो, हाँ टाटा बोल दो। उधर 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 उनको, उधर उधर तेरे को दिख नहीं रहे। हाँ उनको बोल दो, टाटा बोल दो, कैमरे को टाटा बोल दो, टाटा बाय, बोलो एक बार बाय। ओके, तो गुड नाइट। अब सुबह देखते हैं, उठ पाएंगे तो 7:30 बजे क्लास हो जाएगी, नहीं फिर बाद में जो है वो परसों ही होएगी, कल छुट्टी है मेरी, ठीक है। ओके, तो टाटा बाय। ये और सीख गए अपन। ओके, गुड नाइट, वी टेक केयर।